Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on the platform of Easily, जहां पे हम ले रहे हैं आपके उदय बैच 2.0 और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम जानते हैं मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो आज हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मीनिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा, तो मैं आपको यहां क्लियर करने आया हूं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? इट्स ए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मोटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट द मोटिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। यानी इसके अंदर जो मोटिव होता है वो होता है बच्चों म्यूचुअल हेल्प। यानी जो भी इसके मेंबर होंगे उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है और क्या होता है उससे उनकी म्यूचुअल हेल्प के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है या इस सोसाइटी को सेटअप किया जाता है। और ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिल्कुल भी एस्टैब्लिश नहीं होती है, बल्कि ये फॉर्म होती है ताकि इसके जो मेंबर्स बने हैं उनकी म्यूचुअल हेल्प हो सके। यानी इसके अंदर एक अजीब प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिसको हम बोलेंगे जो किसी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। वो क्या होता है? दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल नोन एज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। यानी जो कुछ भी है सबका है और जो एक का है वो भी सबका है। यानी ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच के प्रिंसिपल पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं। अब ये है क्या? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मींस कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। देयर इज नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इसका मेंबर बनना है, और जब भी मेंबर चाहता है वो एग्जिट भी कर सकता है। यानी एक वॉलंटरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिमम 10 मेंबर से स्टार्ट होती है। और इसके लिए एक बच्चों एक्ट भी है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके अंदर ये ज्वाइन टुगेदर होते हैं और मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर। यानी उन दूसरों की आपस में जितने भी मेंबर हैं उनकी हेल्प हो सके या उनका वेलफेयर हो सके। अब ये सब क्यों किया जाता है? ये किया जाता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। यानी अगर जितने भी मेंबर हैं उनके अगर कॉमन इंटरेस्ट हैं बच्चों, यानी अगर उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं और वो मेंबर बनते हैं और उस कॉमन इंटरेस्ट को पाने के लिए वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं जिससे उनके सारे कॉमन इंटरेस्ट मीट आउट हो सके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे यानी प्रमोट होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट एज वेल एज द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स इज मीट आउट। यानी जहां पे भी कॉमन इंटरेस्ट की बात होगी वहां पे बात होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 यानी 1912। और मिनिमम जो मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो होते हैं बच्चों 10, यानी 10 एडल्ट मेंबर अगर हैं और आप सोच रहे हैं एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करने की जिसका इंटरेस्ट क्या हो, कॉमन इंटरेस्ट हो या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो इट इज द सुटेबल एंड द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यानी अगर हम इसकी डिटेल जानना चाहें तो हमें पढ़ना पड़ेंगे इसके फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन कौन से फीचर्स हैं? द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एज मेंशन हियर। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन, दूसरा है लीगल स्टेटस, थर्ड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ वन इज कंट्रोल, द नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव एंड लास्टली इक्वल वोटिंग राइट। तो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
सोसाइटी। तो चलिए एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले फीचर्स की, तो वो है वॉलेंटरी मेंबरशिप, यानी द मेंबरशिप इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मींस आजाद होते हैं, यानी कोई भी मेंबर हमारे साथ जुड़ सकता है और कोई भी मेंबर जब चाहे एग्जिट कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। लेकिन यहां पे जो ज्वाइनिंग होती है किसी भी मेंबर की, वो होती है अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए, यानी अगर उन सबका कॉमन इंटरेस्ट है तो वो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। मान लिए फार्मर है, फार्मर का एक इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है, फार्मिंग रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकता है, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकता है। यानी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, जो फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट है या जितने भी बेनिफिट हैं वो उसको मिलने लग जाएंगे, या वो उसके इंटरेस्ट मीट आउट हो सकते हैं। तो जब कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है तो बेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है वॉलेंटरी मेंबरशिप। यानी यहां पे आजादी होती है हर मेंबर को, वो जब चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, और जब चाहे वो क्या है, लीव कर सकते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जैसे कि अगर आपके कॉमन इंटरेस्ट है, आप क्या हैं, कम से कम 10 फ्रेंड्स हैं, अगर आपके 10 दोस्त हैं और ये चाहते हैं, क्या बच्चों, ये चाहते हैं कि एक हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहिए क्योंकि हम लोगों के सबके क्या है, इंटरेस्ट सेम है। यानी आपके अगर 10 फ्रेंड्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, और नेक्स्ट फीचर्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर है बच्चों लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस, तो लीगल स्टेटस कैसे मिलता है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो in cooperative society it is compulsory to registered under the cooperative society act 1912। यानी अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपकी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको मिल जाएगा एक लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मिलते ही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एज ए मेंबर दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यानी अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल स्टेटस लेना है या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लेना है, तो आपको उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई क्लेम कर सकता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी को स्यू कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बांध सकती है, मींस साइन कर सकती है, या किसी भी प्रॉपर्टी को बाय या सेल कर सकती है ऑन इट्स ओन नेम। यानी ये सब बेनिफिट जब ही मिलेगा जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। आफ्टर दैट देयर मस्ट बी ए सेपरेट लीगल स्टेटस between the member of the cooperative society and cooperative society itself। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी उस केस में क्या हो जाएगी, एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से उसको सेल कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, या कोई अगर स्यू करेगा तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी को स्यू कर सकती है अपने ओन नेम से। तो वो सब पॉसिबल हो पाएगा व्हेन वी गेट
लीगल स्टेटस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड फीचर्स की, तो वो थर्ड फीचर है बच्चों क्या, वो थर्ड फीचर है आपका, एज यू कैन सी हियर, द थर्ड फीचर हियर इज लिमिटेड लायबिलिटी। सो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी यहां पे जो लायबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की, वो होती है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने मेंबर हैं उन्होंने जितना जितना कैपिटल लगाया है सिर्फ उस तक ही उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। मींस मान लिए अगर 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर में से 2 पार्टनर्स ने ए एंड बी, 2 को बस कंटिन्यू करते हैं, 10 का लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लिए इसने लगा दिया 1 लाख रुपीस और इसने लगा दिए हैं 2 लाख रुपीस, और अगर बिजनेस पे कोई भी डेट होता है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अगर कोई डेट आ जाता है, मींस उधार चढ़ जाता है, तो यानी इन दोनों मेंबर को कितनी डेट पे करना पड़ेगी, इस केस में इन दोनों मेंबर को उतनी ही डेट पे करना पड़ेगी जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। यानी ए को 1 लाख रुपीस और बी को 2 लाख रुपीस, तो इसको बोलते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी। इसके फायदे हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता, जैसे कि हमारा होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। वहां पे लायबिलिटी जो होती थी वहां पे होती थी अनलिमिटेड। आपने क्या इन्वेस्ट करा, क्या कंट्रीब्यूट किया, उससे मतलब नहीं है, टोटल डेट आपको ही पे करना होता है। लेकिन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल किसके हाथ में होता है, जैसे कि आपने देखा था इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज पार्टनरशिप, द कंट्रोल जो था सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर के पास था, और अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ ऑल द पार्टनर ज्वाइंटली, सारे पार्टनर ज्वाइंटली उसको कंट्रोल करते थे। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि यहां पे मिनिमम मेंबर 10 होते हैं, क्या सबके पास कंट्रोल हो जाएगा? सो ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ मैनेजिंग कमिटी, यानी इसके अंदर कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है? मैनेजिंग कमिटी के हाथ में होता है। अब ये मैनेजिंग कमिटी कौन सेलेक्ट करता है? ये इसके मेंबर सेलेक्ट करते हैं। जितने भी मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनके पास एक वोट होता है, 1 वोट, तो वो वोट डाल के अपनी मैनेजिंग कमेटी को जिता सकते हैं, और उसी के हाथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है? देख रेख होती है। यानी सारे डिसीजन, सारा मैनेजमेंट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एग्जीक्यूटेड एंड परफॉर्म बाय मैनेजिंग कमिटी व्हिच इज सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर बाय द वोट। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, यहां पे वोट डाल के हम अपनी मैनेजिंग कमेटी बना सकते हैं, और वही उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करती हुई नजर भी आती है। इसके बाद है हमारा सर्विस मोटिव। अब यहां पे बात करें मोटिव क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट क्या होता है? सोशल वेलफेयर में कह सकता हूं, सोशल वेलफेयर, या फिर हम कह सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, दोनों ही वर्ड सही है। यानी सोशल वेलफेयर के लिए या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की जाती है। ऑल्दो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ताकि आप अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकें, बट प्योरली एक प्रॉफिट के लिए सेटअप नहीं की जाती। विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली फॉर्म की जाती है टू हैव म्यूचुअल बेनिफिट, यानी सबका फायदा हो, सबका जो भी उसके मेंबर हैं। यानी एक जनरल स्टोर आप खोल लिए कॉलोनी में, अगर उस कॉलोनी में 50 लोग रहते हैं तो उस जनरल स्टोर से आप सब चीजें खरीदेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें जो मिडिल मैन का कमीशन जाता है, किसी शॉप से अगर आप लेकर आते हैं तो मिडिल मैन का
कमीशन जाता है, या फिर शॉपकीपर आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, वो भी अपना प्रॉफिट लेता है। तो उन सारी चीजों से आप बच सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप का म्यूचुअल बेनिफिट का मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सर्विस मोटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा इक्वल वोटिंग राइट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईच मेंबर हैज इक्वल वोटिंग राइट। मान लीजिए अगर 50 मेंबर हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो यहां पे 50 वोट होंगे, यानी वोट कितने होंगे, 50 होंगे, 50 वोट होंगे। तो हर मेंबर के पास यहां पे एक वोटिंग राइट होता है। ईच मेंबर हैज 1 वोट एंड वो वोट अपना यूज कर सकता है व्हेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी मैनेजिंग कमेटी, यानी अपने वोट्स का वो प्रॉपर यूज कर सकता है। यानी जैसे कि आपने देखा है जब हम अपने नेता को सेलेक्ट करते हैं तो अपनी वोटिंग पावर का यूज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। लाइकवाइज वोटिंग राइट में यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना वोट यूज करके वो जिसको भी चाहता है मैनेजिंग कमेटी में पहुंचा सकता है। यानी यहां पे होता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप, आप अपने वोट का यूज करते हैं और उसी से आप अपनी मैनेजिंग कमेटी या अपना कोई भी सजेशन या कोई भी मींस कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी वेरियस फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम इसको थोड़ा सा फायदा या नुकसान के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो यानी मैं बात कर रहा हूं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, यानी द नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी क्या एडवांटेज है। मेरिट्स को बोले तो इसका मतलब एडवांटेज। ठीक है, व्हाट आर दी वेरियस एडवांटेज और द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हियर इट इज, क्या क्या है। सबसे पहले है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, सेकंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी, थर्ड वन इज स्टेबल एग्जिस्टेंस, फोर्थ वन इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, fifth one is support from government, the next one is easy to form, आसान है बनाना, एंड लास्ट ओपन मेंबरशिप। तो दीज आर दी वेरियस बेनिफिट्स, मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। जैसे कि आपको पता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ईच मेंबर हैज 1 वोट, यानी हर मेंबर को एक वोट होता है। एवरी member has 1 vote। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इससे होती है इक्वलिटी, यानी किसी मेंबर को यहां पे प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी मेंबर की ज्यादा अगर आप पावर करना चाहें तो उसको 2 वोट दे दे या 5 वोट दे दे, तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। बट नॉट हियर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको इक्वलिटी देने के लिए हर मेंबर के पास सिंगल वोट होता है जिसका वो प्रॉपर यूज कर सकता है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी इससे आती है इक्वलिटी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी हर मेंबर के पास इक्वलिटी होती है, कोई किसी के ऊपर प्रेफरेंस नहीं हासिल कर सकता क्योंकि हर मेंबर के पास सिर्फ होता है एक वोट। ठीक है, दूसरा है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि अभी मैंने फीचर्स में ही बताया, the liability in case of cooperative society is limited and it is up to the extent of the capital contributed by each member। यानी जितने भी मेंबर हैं और जितनी भी उन्होंने कैपिटल लगा रखी है तो उतना ही उनके ऊपर भार होगा, उतना ही उनका डेट होगा, यानी कैपिटल के बराबर ही उनका डेट होगा। यानी डेट अगर चढ़ जाता है तो उन्हें कितना देना पड़ेगा, जितना उनका कैपिटल है उससे ज्यादा नहीं, नॉट एक्सीड द कैपिटल, कैपिटल से ज्यादा नहीं देना है। इन केस व्हेन देयर इज ए डेट टू पे, यानी जब अगर अभी उधार देने की बात कभी आ गई, मींस अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बुरा वक्त आ गया या बिजनेस बंद करना पड़ गया, तो उस केस में आपको उतना ही पे करना है जितना आपने लगाया, तो आप टेंशन करने की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। इसके बाद है स्टेबल एग्जिस्टेंस,
बिजनेस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी स्टेबिलिटी जो होती है ज्यादा इंश्योर करती है कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि हम बात करें अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की स्पेशली मैं बात करूंगा, वहां पे क्या होती थी स्टेबिलिटी अनसर्टेन होती थी। अनसर्टेन मींस जो सिंगल ओनर है वो ही मैनेज करता है बिजनेस को, और इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती थी या इंसॉल्वेंसी हो जाती थी तो बिजनेस भी बंद हो जाता था, बट नॉट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि यहां पे होता है सेपरेट एंटिटी, यानी यहां पे होती है आपकी बच्चों क्या सेपरेट एंटिटी। जस्ट वेट, यस सेपरेट एंटिटी होती है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये सेपरेट एंटिटी क्या होती है, तो सेपरेट एंटिटी मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, किसी भी टाइप की इनकैपेसिटी हो जाती है, तो उस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि कंपनी का परपेचुअल एक्सिस्टेंस होता है यानी सेपरेट एंटिटी होती है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी सेपरेट एंटिटी होती है। वो किसी चीज से इफेक्ट नहीं करती, वो कंटिन्यू रन कर सकेगी और करती है, तो किसी के जाने से यहां पे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसा ही आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फीचर्स, और नेक्स्ट फीचर से पहले मैं चाहूंगा इस सब को क्लियर करना सो डैट आपको यहां पे पॉइंट को क्लियर कर सकूं लिख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं, और नेक्स्ट फीचर है आपका, जस्ट वेट, the next feature is economic functioning. So in case of cooperative society the functioning is very economical. Economical means सस्ता होता है यहां पे क्या करना, ऑपरेशन करना, बिकॉज यहां पे जो काम करते हैं, यहां की जो फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग चलती है उसके मेंबर से। यानी कौन इन्वॉल्व होता है यहां पे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जब मेंबर ही रन करते हैं तो बच्चों उससे क्या होगा, आपके जो ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट हो जाएगी मिनिमम। और सेकेंड थिंग नोट नीड टू बी नोट डाउन, जो दूसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है वो ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रॉ मटेरियल खरीदती है या गुड्स खरीदती है वो डायरेक्टली खरीदती है। तो इस तरीके से जो कमीशन है मिडिल मैन को देने वाला कमीशन, वो क्या हो जाता है बच्चों, सेव हो जाता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी को नहीं देना पड़ता, इसलिए इसके जो मेंबर हैं उनको एक तो चीजें सस्ती मिलती हैं। यानी अगर आपका जनरल स्टोर है या ग्रोसरी स्टोर है तो आप डायरेक्टली लेकर आएंगे, तो इसका मतलब कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई कमीशन नहीं देना पड़ रहा, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें सस्ती मिलेंगी। और सेकेंड थिंग, आपका जो ऑपरेशन है, फंक्शनिंग है, वो इकोनॉमिकल हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कंपनी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। और हम जैसे कि जानते हैं अगर हमारे ऊपर कोई सपोर्ट होता है तो हमें क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि आपके पेरेंट्स का क्या होता है, आपके साथ हमेशा सपोर्ट होता है। लाइकवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर भी एक सपोर्ट, एक हाथ होता है, और वो हाथ बच्चों किसका होता है, वो हाथ होता है गवर्नमेंट का। यानी कोऑपरेटिव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको मिलते हैं बहुत सारे टैक्स बेनिफिट, यानी आपको बहुत सारा
टैक्स रिबेट भी मिल सकता है जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता, जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप, क्योंकि वहां पे जो मोटो होता है, मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट हियर द मोटो और द मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट इट इज एस्टैब्लिश फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन लोगों को टैक्स रिबेट देती है। क्या करती है? टैक्स रिबेट देती है, यानी आपका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, उसमें रिबेट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जितने भी मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन सब का बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद है आपका इजी टू फॉर्म, यानी दिस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू एस्टैब्लिश, इज इजी टू फॉर्म। जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको क्या है, काफी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एक लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बट इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इट इज इजी टू फॉर्म। ये क्या होती है बच्चों? इजी होती है फॉर्म करना। अब इजी क्यों होती है? बस आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, यानी अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो जाता है या फॉर्म होता है। तो बस इतना ही चीज आपको करना पड़ती है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये इजी है बनाना, इसको फॉर्म करना, इसको एस्टैब्लिश करना थोड़ा आसान होता है। और लास्ट हमारा जो मेरिट्स होता है या एडवांटेज होता है वो है बच्चों ओपन मेंबरशिप। सो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द मेंबरशिप टूवर्ड्स मेंबर इज वेरी ओपन, यानी ओपन होती है। ओपन इन द सेंस कि यहां पे कोई भी मेंबर हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे साथ का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ सकता है, और जब वो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, यानी आना भी आसान है और जाना भी आसान है। तो इसको हम बोलेंगे ओपन मेंबरशिप, यानी किसी के ऊपर फोर्स नहीं है कि वो हमारा मेंबर बने या किसी के ऊपर फोर्स नहीं है कि वो हमारे साथ रहे, यानी आपकी अपने म्यूचुअल बेनिफिट हैं तो आप आइए, यू आर वेलकम, हमारे मेंबर बन जाइए, मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाइए। और अगर आपका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप कभी भी टाटा बाय बाय कह के जा सकते हैं। तो यानी यहां पे हो जाती है एक ओपन मेंबरशिप। सो दीज आर द वेरियस merits and the advantage of cooperative society. So in today's class I am sure you are able to understand the meaning of cooperative society, its feature as well as its merits of cooperative society. So कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।